1885 जब हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स हो गया जो पूरे देश को कनेक्ट कर रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या उस पार्टी का जो एम था कि हमारा जो डिमांड्स है वो ब्रिटिश तक रख पाएंगे और वो उसे सॉल्व करेंगे और वो हमें इतना पावर्स देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, क्या ऐसा कुछ हुआ था? कांग्रेस बनने के बाद हमारे देश की स्थिति क्या रहा? कैसे चला? फिर कांग्रेस होने के बाद कैसे चला? जो लीडर्स आए वो लीडर्स सच में भारत देश की वजह, देश के लिए कुछ कर पाए? और ऐसा फिर क्या हो गया था कि हमारे देश के लीडर्स दादा भाई नौरोजी, सुंदरनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले के खिलाफ लाल बाल पाल हो गए? ये तीनों आप सभी के लीडर इनके खिलाफ हो गए। ऐसा क्या हो गया था? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का जीके एडुकेटर माय डियर। इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे पूरी कहानी, पूरा कनेक्ट है कहानी। कहानी स्टार्ट हुआ था हमारा बैकग्राउंड में कब से? 1857 से पहले जितना भी एक्सपोर्टेशन हुआ, ठीक है, उनके बाद जो पार्टीज बनी, पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर में नहीं पढ़े हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ योर चैप्टर, क्या है? फर्स्ट फेजेस ऑफ INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब क्या हमारा देश नेशनल मूवमेंट हो गया। इससे पहले नेशनल मूवमेंट नहीं था। क्या नहीं था नेशनल मूवमेंट? मतलब क्या हुआ सर, समझ में नहीं आ रहा भैया? मतलब कि हमारे देश का एक एसोसिएशन था, एक पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए था। अब क्या है, पूरे कंट्रीज को प्रेजेंट करने के लिए बस एक एसोसिएशन। तो अब फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलिज्म, ये जो है आप सभी का इस चैप्टर का इतना ही टॉपिक्स है, इन्हीं पे आपको कमांड करना है। इस पे कमांड्स कर लिए आप सभी के सारे टॉपिक्स बन जाएंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद आप PYQs क्वेश्चन उठाना, सारे क्वेश्चन इस तरह आपसे बनने लगेंगे अगर चैप्टर आपके यहाँ पे डूब गया है, और डूब जाएगा, ठीक है, कि भैया आप बस एग्जाम में फोड़ने का इंतजार कर रहे हो। तो टॉपिक स्टार्ट होता है तो समझते हैं क्या क्या टॉपिक्स डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले आप सभी को यही समझ में नहीं आता भैया चैप्टर्स में पढ़े नहीं क्या है। चैप्टर से पहला पढ़ना है हमें मेथड्स। मेथड्स बताइए भाई साहब कि जो हमारे नेशनलिस्ट थे उनका मेथड क्या था, तरीका क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू अपने काम करने का, और ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका मोटो क्या था काम करने के पल में। मेथड क्या हुआ, जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाने का मेथड क्या है, और ऑब्जेक्टिव, मेरा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आप क्या है, पढ़ने का मेथड क्या है सर, पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर हम नोट्स बनाते हैं, फिर हम बुक पढ़ते हैं, फिर PYQs करते हैं, ठीक है। कुछ क्या होता है, सीधे वीडियो देखते हैं, सीधे एग्जाम में बैठते हैं, ये उसका क्या हो गया, मेथड हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम में सर अच्छा नंबर लाना है। अब दूसरा वाला क्या ऑब्जेक्टिव है, बस एग्जाम में पास हो जाना है, बाबूजी से लात नहीं खाना है, ठीक है। ये क्या हो गया आप सभी का ऑब्जेक्टिव। कनेक्ट हो गया, दोनों का मतलब पहले समझ लिए, ठीक है। बस अचीवमेंट आप सभी का सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही आप लोग, बाकी बुक में जो पार्ट है काट दो। इसके बाद पढ़ेंगे दो कंट्रीब्यूशन, दो योगदान, किसके विषय में, ये तीन हमारे सुपरस्टार्स के विषय में। कौन है? पहले है दादा भाई नौरोजी, जो आपके सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये 3 बार प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। और ये पहले मेंबर थे भारत के जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में मेंबर्स बने थे। इसके बाद पढ़ेंगे सुंदरनाथ बनर्जी के विषय में, ठीक है, नाम तगड़ा आदमी। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। अब इनके बिहाफ में महात्मा गांधी आते हैं और इन्हीं के बुलावे पे आते हैं। सारी कहानी आगे पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे सारी चीजों को, कि ऐसा क्या रीजन था कि महात्मा गांधी भैया सुप्रीम कहलाने लगे, कि पूरा एरा ही महात्मा गांधी के नाम से कहलाने लगे। ऐसे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि किसी नाम के व्यक्ति से भैया पूरा एरा है। 1915 अभी पढ़ेंगे, 1915 से लेकर 1947 फुल इंडिपेंडेंस पार्ट अंडर द गांधी ओनली, वाई, सारी चीजों को पढ़ेंगे, और गांधी को लेकर विवाद जो है वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। दिस ऑल आर द टॉपिक्स। चलिए एक एक करके एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझेंगे, फेनेटिक वे से, ठीक है, आराम से बस आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। और जो भी कमेंट हो मेरे भाई, कोई डाउट्स हो या दिक्कत हो, आप लोग कमेंट करना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ओके। चलिए, और एग्जाम है, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, कोई बात नहीं यार, उसके भी मजे लेंगे, ठीक है। चलिए, 3 फेजेस है आप सभी के, 3 चैप्टर्स भी चलेंगे। तो पहले फेजेस है आप सभी का फर्स्ट ऑफ ईयरलियर नेशनलिस्ट फेज, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में अलग भी नाम होते हैं। दूसरा है आप सभी का एसरेटिव नेशनल फेज। तीसरा है गांधी एरा, ठीक है। ये डेट से कोई मतलब नहीं है, बस है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब कांग्रेस बना और आपका 1907, ऐसा क्या हुआ 1907 में, सूरत स्प्लिट। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि बस डेट याद रखना, और क्या याद रखना, सेशन। कमेंट में बताओ कि भैया साहब सूरत सेशन जो था
आप सभी का कांग्रेस का कौन सा सेशन था? जल्दी से बताओ कमेंट में, ठीक है, सभी लोग बताना। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट। यहाँ पे क्या हुआ था? आप सभी का बंटवारा इसके बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? डेडलाइन खड़ा हो गया। इनके बाद एसरेटिव नेशनलिज्म जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसके बाद गांधी एरा पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा देश आजाद कर देंगे 1947, इंडियन हिस्ट्री खत्म। ठीक है, चलिए पहला चीज है आप सभी का रियलियस नेशनलिज्म क्या है, पहले ये समझते हैं। कौन है इसमें से? इसमें आपका कौन है? इट इज इट्स इन इट्स स्टार्टिंग ईयर ऑफ द कांग्रेस, मतलब जब कांग्रेस शुरुआत हुआ, हैज लीड बाय द ग्रुप ऑफ द लीडर्स, इट्स कॉल्ड द ईयरलियर नेशनलिस्ट। ईयरलियर नेशनलिस्ट किसे कहते हैं? जो भाई साहब आप सभी का कौन है? कांग्रेस जब स्टार्टिंग फेज में थे, उनके जो लीडर्स हैं उसे ही कहा जाता है ईयरलियर नेशनलिस्ट। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि ईयरलियर नेशनलिस्ट है क्या, समझ में आ गया? जो शुरुआती पीरियड में, या जिस तरह आपका स्कूल है जो शुरू में जो आया था स्टार्टिंग पीरियड में, ठीक है, वही। ठीक है, उसी तरह हु वेयर द एजुकेट मिडिल क्लास, कौन है इसमें? एजुकेट मिडिल क्लास। मिडिल क्लास है मगर कौन सा मिडिल क्लास? एजुकेट मिडिल क्लास। ठीक है, कंसल्टिंग फॉर लाइक ए प्रोफेसर्स, लॉयर्स, बैरिस्टर्स, टीचर्स एंड आप सभी का ऑफिसर्स। जो कॉलेज में जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे थे वो थे। इसलिए आप लोग देखेंगे जितने भी नेशनलिस्ट के विषय में पढ़ेंगे, ये जितने भी आप लोग फ्रीडम फाइटर के विषय में पढ़ेंगे, सब एजुकेटेड, सब पढ़ा लिखा। जितने भी आजादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, those ever the leaders of the India and whoever the lead in the country, those are all are the educated. But after the independence, the country will different expect. धीरे धीरे भैया सब लोग बिना लोड वाले भी आने लगे। ठीक है, तो ये सारे लोग थे, लॉयर्स थे, बैरिस्टर, वकील भैया। बैरिस्टर मतलब भैया का जो विदेश से, जो फॉरेन से आपका लॉयर की पढ़ाई करके आते हैं, उसे कहा जाता है। तीन वर्ड है, एक है लॉयर, दूसरा है एडवोकेट, तीसरा है बैरिस्टर। लॉयर मतलब क्या हो गया भैया? जिसके पास एलएलबी की डिग्री है। ठीक है, और बैरिस्टर कौन हो गया? जिसके पास एलएलबी की डिग्री है मगर वो आप सभी का बार काउंसिल से रजिस्टर है। ठीक है, मतलब वो आपका कोर्ट में फाइट कर सकता है केसेस, किसी का अपना तो कोई भी कर सकता है, सभी कोर्ट का, सभी वकील है भैया, अपना खुद के लिए डिफेंड के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। बैरिस्टर्स क्या हुआ? जो विदेश से पढ़कर आए, ठीक है, फॉरेन कंट्री से स्टडी करके आए, किसके विषय में? लॉयर्स के विषय में, कानून के विषय में। कौन? जैसे महात्मा गांधी, बैरिस्टर्स। ठीक है, और टीचर्स, जो स्कूल टीचर थे वो इसमें इंक्लूड थे। इसके बाद ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट पोस्ट पे थे वो सारे इसमें से इंक्लूड थे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कि अर्लियर नेशनलिस्ट में आप सभी का क्या है और इसमें से कौन था। तो पहला टॉपिक था आप सभी का कि भाई साहब लीडर्स के विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं अभी। ठीक है, जान गए कौन था भैया, किस प्रोफेशन से थे, और ये सारे लीडर्स इसमें थे। एक है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मगर हम लोग पढ़ेंगे तीन ही व्यक्ति के विषय में। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, इसके बाद आप सभी का रास बनर्जी घोष, इसके बाद सुंदरनाथ बनर्जी, इसके बाद आप सभी का आर.सी. दत्त, फ्रॉम कहां से? बंगाल से थे। इसके बाद दादा भाई नौरोजी। इसका नाम याद रखना है क्या सर? याद मत रखना, बट एक बार दिमाग में रखना। ठीक है, क्यों रखना? क्योंकि आपका एमसीक्यूज है, पूछ लेंगे भैया सर इनमें से कौन सा आप सभी का which of the following is a या आर नॉट नेशनल ईयरलियस्ट नेशनलिस्ट। इसमें से आपका नाम दे देंगे सबसे, इसमें से कोई एक होगा गायब कर देंगे, उसके जगह पे आपका बिपिन चंद्र पाल लिख दिया, फिर आप ऑड वन खोजो। ठीक है, तो याद रखना बस। ठीक है, इसके बाद आप सभी का हो गया। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले मेहता, इसके बाद जस्टिस रेड्डी फ्रॉम द महाराष्ट्र, इसके बाद आप सभी का ये गुजरात का। ठीक है, अर्लियर नेशनलिस्ट लीडर्स वेर द बिलीवर्स इन ओपन माइंडेड, किस पे विश्वास करते थे? ओपन माइंडेड पे, एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स, मॉडरेट पॉलिटिक्स को फॉलो कर। इसीलिए कुछ चैप्टर्स, कुछ बुक्स में इसे मॉडरेट नेशनलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में। ठीक है, समझ में आया कि ये बिलीव्स किस पे करते थे? आप सभी का ओपन माइंडेड पे। दूसरा चीज था आप सभी का मॉडरेट पॉलिसीज पे। ठीक है, दे बिलीव इन अ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या? फॉर्म्स ऑफ 4 चैप्टर, मतलब ये हो गया अर्लियर नेशनलिस्ट, आप सभी का एसरेटिव नेशनलिज्म का फॉर्मेशन का रीजन ही यही है। क्यों फॉर्म हुआ अभी पढ़ेंगे आगे चल के, आप लोग स्कूल में पढ़ लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, हम सिखा रहे हैं। ठीक है, क्या था भैया कि ये लोग मतलब डिसाइड कर लिए थे कि हमें अंग्रेज के साथ जो है मतलब ईमानदारी दिखाना, लॉयल्टी दिखाना है। ठीक है, दे बिलीव्ड इन द लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि भारत में क्राउन का शासन था, महारानी का। ठीक है, तो पहला टॉपिक आप सभी का अब स्टार्ट होता है।
ठीक है, ये था चैप्टर को समझने के लिए कि चैप्टर में क्या है, द इंट्रोडक्शन बॉडी ऑफ द चैप्टर। अब मेन बॉडी ऑफ द चैप्टर, ठीक है, अगर वो चीज आपने समझ लिया जो मैंने बताया, इसके बाद ये सारी चीजें आपको समझना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमैनिटीज इज द बेस ऑन कनेक्टिविटी। आप जुड़े हुए हैं एक टॉपिक से, एक टर्मोलॉजी से, एक सीक्वेंस से, तो फिर मजा आएगा पढ़ने में। तो टॉपिक से आप सभी का डिमांड कि जो अर्लियर नेशनलिस्ट था, जो कांग्रेस फॉर्म होने के बाद जो उनके लीडर्स हुए, उनका डिमांड क्या था, बात करें तो पहला डिमांड था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। मतलब क्या हुआ कि जो आपका नियम है, जो आपका कानून है, जो आपका संविधान है, उसमें बदलाव करो यार। क्यों बदलाव करें? नहीं, क्यों नहीं, क्या बदलाव करें, क्यों बदलाव, क्या एक ही कोई क्वेश्चन हुआ बे, मारेंगे बांध के, दिक्कत हो रहा है हम लोगों को, ठीक है, बांध के नहीं मारते थे लोग, हाथ जोड़ते थे, 3 पीस ये पढ़ेंगे, ठीक है। द अर्लियर नेशनलिस्ट वांटेड a large share in the government of their country। क्या चेंजेस चाहते थे कि भैया ये जो लोग थे अर्लियर नेशनलिस्ट, ये चाहते थे कि जो आपका गवर्नमेंट है, देश का जो सरकार है, इसमें से बड़ा हिस्सा हमारा होना चाहिए, मतलब हमारा ज्यादा से ज्यादा मेंबर होना चाहिए। दे मेड द फॉलोइंग डिमांड्स, इसने ये मांग किया, क्या क्या मांग किया इसको देखते हैं, ठीक है। पहला मांग क्या किया कि आप इंडिया काउंसिल को आप एबॉलिश करो, जो आप इंडिया काउंसिल बनाए हो इसे आप एबॉलिश करो, खत्म करो इंडिया काउंसिल को, हमें नहीं चाहिए इंडिया काउंसिल, या आप क्या करो, खत्म करो। दूसरा चीज क्या क्या, एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब क्या हो, बढ़ाना। एक्सपेंड किसको करने बोला, लेजिस्लेटिव काउंसिल को और लेजिस्लेटिव असेंबली को, दोनों को क्या बोला, कहां पे, सेंट्रल लेवल पे भी, और दूसरा आप सभी का प्रोविजंस लेवल। सेंट्रल लेवल हो गया केंद्र, प्रोविजनल लेवल्स क्या हो गए, क्योंकि हमारे देश में उस समय क्या था, प्रिंसी स्टेट थे, तो मतलब क्या हुआ, सबके खुद के किंगडम छोटे मोटे थे, एक आसान भाषा में बोले तो राज, स्टेट, ठीक है। वहां क्या करो आप, दोनों में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों चीज आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है, आई होप जानते हो, ठीक है। ये दोनों चीजों में आप क्या कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, एक्सपेंड कीजिए, सेंट्रल के लिए भी और प्रोविजनल्स के लिए भी, मतलब जो प्रिंसी स्टेट है उनके लिए। इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ इंडियंस, मतलब भारत के जो लोग हैं उनका मेंबर्स आप बढ़ाए, किसमें, बाय द इन सम मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लोकल, मतलब जो लोकल और भी है लोकल, दे डिमांडेड इंडियन कंट्रोल ओवर द पब्लिक पर्सपेक्ट एंड राइज द स्लोगन नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या था कि इनका डिमांड रहा कि आप इंक्रीज कीजिए मेंबरशिप ऑफ इंडियंस, इंडियन का मेंबरशिप बढ़ाइए, बाय इंक्लूडिंग द सम मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लोकल, मतलब जो लोकल लेवल में आप सभी का, आप लोग जो ऑफिसर्स रखते हैं, जो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से जो आप लोग पॉलिटिकल लीडर्स रखते हैं, या आप लोग टैक्स कलेक्शन के लिए रखते हैं, इसमें आप क्या कीजिए, इंडियंस व्यक्ति को रखिए, इंडियंस का मेंबर को बढ़ाइए। फिर क्या कहते हैं कि दे डिमांडेड इंडियन कंट्रोल ओवर द पब्लिक पर्सपेक्ट एंड राइज द स्लोगन एंड टैक्स। मतलब भैया सिंपल कहना है कि इंडियंस कंट्रोल करेंगे पब्लिक जगह पे, पब्लिक पर्सपेक्ट पे, जैसे जमीन का मुद्दा हुआ, नौकरी का, ये सब मुद्दा भारत के लोग, मतलब इसका सब कुछ भैया जिम्मेदारी लेंगे, इसलिए उस समय एक स्लोगन राइज किया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। याद रहेगा स्लोगन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, याद रहेगा स्लोगन, याद रखिएगा, ठीक है। दे मेड ए डिमांड फॉर स्वराज। स्वराज मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट का इन लोगों ने डिमांड किया विद इन द ब्रिटिश इंपायर। ये क्या होता है सेल्फ गवर्नमेंट, समझना चाहोगे, समझा देता है। सेल्फ गवर्नमेंट बोलो या स्वराज बोलो, क्योंकि शब्द बता रहा हूं, क्योंकि ये शब्द आगे आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होंगे, 4-5 बार रिपीट होंगे, ठीक है, अभी बहुत बार रिपीट होंगे। तो स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि राज आप कीजिए ऊपर से, पर अंदर के सारा काम हम संभालेंगे। मतलब जो काम आप गवर्नर को दिए थे ना, गवर्नर पहले था, उसके बाद वाइसरॉय आया, तो वाइसरॉय का जो काम था वो छोड़िए, पूरा अंदर वाला जो चीजें है वो आप हमें संभालने दीजिए, देश मेरा है हम संभालेंगे। हाँ, इंपायरल आप रहेंगे, क्या बोल रहा है, विद इन द ब्रिटिश इंपायर, राजा आप है, मालिक आप है, कंट्रोल आप करेंगे ऊपर से, पर पूरा अंदर का जो सिस्टम है, पार्लियामेंट हो गया या टैक्स लेना हो गया, सब कुछ हमको मेरे पे छोड़ दीजिए। ये चीज इनका कहना था। ये क्या था आप सभी का, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। उनका डिमांड रहा कि संविधान में ये सारी बदलाव होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस होना चाहिए, ठीक है। ये 4 चेंजेस है, याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा तो बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिमांड इनका था आप सभी का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक के क्षेत्र में रिफॉर्म्स कैसे,
रिडक्शन इन अ लैंड रेवेन्यू, मतलब जो आप लोग लैंड जमीन से जो आप टैक्स ले रहे हो, जो भी रेवेन्यू जो कमा रहे हो, उसमें क्या करो, रिडक्शन करो, उसमें क्या करो, घटा करो, उसमें कम करो। एंड प्रोटेक्ट ऑफ पीजेंट्स अगेंस्ट अनजस्टेड डिमांड ऑफ द जमींदार, मतलब इस देश के जो किसान है उनको क्या करो, आप प्रोटेक्ट करो, उन्हें आप बचाओ, किसके खिलाफ, अगेंस्ट अनजस्टेड डिमांड ऑफ द जमींदार, मतलब जो जमींदार का जो डिमांड है, जमींदार कौन है, बिचौलिया। समझ में आता है जमींदार क्या है? देखो समझा देता हूं, जमींदार का कॉन्सेप्ट समझो। ये हो गया भैया, सबसे ऊपर में है आपका लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, इसके बीच में है बिचौलिया जमींदार, इसके बाद है आप सभी का पीजेंट्स, ठीक है। तो भैया इनको जो पैसा मिलेगा, ठीक है, मान लो कि भैया इसने इन्वेस्ट किया 5 लाख, 50, मान लो भैया 500 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, ये बिचौलिया हो गया आपका जमींदार, ठीक है। अब यहां से उत्पादन हुआ भैया 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया उत्पादन हुआ, ठीक है। अब उनको तो भैया 500 प्लस जो उसका प्रॉफिट चाहिए 600 देंगे, ठीक है, और जो काम किया इनको 200 रुपए देंगे, ठीक है। और इनका वाजिब तो भैया कितना बन रहा है, 400 बन रहा है, 200 रुपए दे रहा है, क्योंकि 200 रुपए बिचौलिया रख ले रहा है, ठीक है। मतलब द मिडिल मैन इज कॉल्ड द, आप सभी का जमींदार, वी कैन से दैट द ब्रोकर्स, ठीक है। जैसे आप रूम लेते हैं और रूम का ऑनर कोई और होता है, आप हो गए नीचे लेवल पे, रूम का ऑनर जो हो गया वो हो गया टॉप लेवल पे लैंडलॉर्ड, और बीच में हो गया ब्रोकर्स जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो क्या हो गया आप सभी का बिचौलिया, पीजेंट्स। ये चीजें समझ में आया, तीनों की कनेक्टिविटी समझ में आया मेरे मित्र? बिल्कुल। अगर अब समझ में नहीं आया तो फिर बताना मेरे मित्र, नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। मेरी प्रयास है कि ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल क्लियर वेरी फैनेटिक वे, यू नेवर हर्ड अबाउट दैट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन द आर्म्स एंड द मनी, मतलब भैया आप थोड़ा यार खर्च करना कम करो यार, क्या आप खाली आर्मी बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, और खाली पैसा को इसे इधर उधर कर रहे हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सब काम मत करो यार, आर्मी का उतना काम नहीं है, कौन आपसे मार करने आ रहा है, मतलब आर्मी बढ़ा रहा है, मतलब देश के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, कैसे प्रॉब्लम कर रहा है, ये भी मन में सवाल आएगा कि आर्मी भैया क्यों क्यों, रीजन क्या है कि उसने बाकी रिडक्शन कीजिए यार, इतना खर्च कर रहे हैं आर्मी पे और देश के किसान मर रहा है। अब एग्जांपल दे, मजा आएगा, जैसे G20 आया, मोदी जी इतना रुपया खर्च कर दिया, अब मान लो कि इससे भी 10 गुना ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, मगर देश की स्थिति बड़ी गंभीर है, पीपल आर अनेबल टू गेट ए फूड, अब इस कंडीशन पे कर रहे हैं, तो भैया मोदी जी का वही हाल होगा जो यहां पे हाल हुआ। समझ में आया चीजें, क्लियर हुआ क्यों कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है डिफेंस में खर्च कर रहे हैं, मगर भैया बैलेंस किसी चीज का करना बहुत ही ज्यादा है। और एग्जांपल सुनोगे, और सुनो, और सुनना एग्जांपल, छोड़ो, हाँ चलो सुनो, एक सुन लो कि आपके स्कूल में भैया हिस्ट्री के टीचर बड़े बकलोल है, ठीक है, या टीचर है ही नहीं, या भैया टीचर की वो क्वालिटीज नहीं है, टीचर नहीं है, ठीक है, और स्कूल क्या कह रहा है कि पैसा नहीं है स्कूल में, टीचर अच्छा नहीं आ पाएंगे, जो है इसी के साथ मैनेज कीजिए आप लोग, और स्कूल क्या कर रहा है, बिल्डिंग्स बना रही है, गाड़ी आ रहा है, छे बस निकाल रही है, छो बिल्डिंग बना रहा है, पेंट करवा रहा है, तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? साला तुम कहे कि पैसा नहीं है, लाइब्रेरी का तुमने काम नहीं करवाया, बुक बोले थे बुक नहीं लाया, कहते हिस्ट्री टीचर को बदलो, वो नहीं किए आप, गजब हाल है यार, आप बिल्डिंग्स बना रहे हो। ये रीजन था कि रिडक्शन क्यों किया, रट लोगे आप मन में, आर्मी को कहा कि आर्मी पे खर्च नहीं करना है, मनी नहीं करना है, क्यों नहीं करना है भाई, ये चीज हम आपको बता रहे हैं मेरे मित्र। हिस्ट्री अबाउट द कॉन्सेप्ट, व्हेन एवर द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, यू विल नेवर गेटिंग एनी डाउट्स इन द हिस्ट्री, इट इज अ वेरी फैनेटिक सब्जेक्ट। और अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हो तो आप लोग वीडियो में जरूर बताना अंत में कि वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को, ठीक है, और कुछ चीज छूट रहा है तो आप बताओ, मैं आई विल कंप्लीट योर फुलफिल ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके बाद क्या, एन इंक्वायरी इनटू द इंडियन ग्रोइंग पॉवर्टी एंड फेमाइन, आप इंक्वायरी कीजिए, आप कमिटी बैठाइए, आप डॉक्यूमेंट बनाइए कि भारत में जो ग्रोइंग, मतलब भैया साहब गरीबी हो रहा है, परसेंट गरीबी, रैम्पेंट पॉवर्टी, आपका फेमाइन आ रहा है, भुखमरी आ रहा है, इस पे यार इंक्वायरी करो यार, क्या दिक्कत आ रहा है देश में, क्या दिक्कत क्या आ रहा है, भुखमरी आ रहा है, इस पे काम कीजिए आप। ये इनका था इकोनॉमिकली रिफॉर्म्स का डिमांड था, फुलफिल नहीं हुआ है, डिमांड प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स रहेगा वही तो डिमांड रहेगा, डिमांड इक्वल टू प्रॉब्लम, सिंपल, जो प्रॉब्लम है वही तो डिमांड रहेगा। पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है, घर वाले से मांगोगे पैसा, बाप क्या बोलेगा, पापा जी क्या बोलेंगे, पैसा का डिमांड कर रहा है लौंडा, मतलब उसके लिए वो डिमांड हुआ, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हुआ। समझ में आया? आई होप कि क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट है एबिलिटी ability of the chief loans to peasants through the agriculture bank। मतलब कि आप भैया साहब की जो पीजेंट्स है, जो किसान है, उसके लिए सस्ते, कम रेंट पे या कम इंटरेस्ट पे आप लोन प्रोवाइड करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि किसान क्या कर पाएंगे, अपनी एग्रीकल्चर पे काम कर पाएंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर पे पूरा डिपेंड है। ज्योग्राफी में पूरा आपका चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडिया एग्रीकल्चर पे पूरा डिपेंड है, उस समय तो पूरा। ठीक है, तो ये इनका डिमांड था थ्रू एग्रीकल्चर बैंक। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था कि कैसे वो लोग जो किसान थे वो गुलाम बन जाते थे। हाउ द पीजेंट्स बिकम ए स्लेव, बताया था कैसे लोन लेकर, लैंड का लोन लेके, फिर जो उसमें क्रॉप्स उगाने के लिए उसका लोन लेके, कैसे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स होते थे, धोखा होकर कैसे खेल होता था। आई होप के समझा चुके हैं। अगर नहीं समझे हो तो वीडियो पिछला वाला देख लेना, समझाया बढ़िया से। ठीक है, डेवलपिंग ऑफ बैंकिंग एंड ई रेगुलेशंस, इसके बाद मेडिकल्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द पीपल, आप डेवलप कीजिए बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आप ई रेगुलेशन, क्या भैया कि भाई साहब अगर खेती बारिश नहीं हो पा रही तो आप पानी का व्यवस्था कीजिए, इरिगेशन की व्यवस्था कीजिए, आप पानी का डैम्स बनाइए, कैनाल्स बनाइए, पानी स्टोर कीजिए कहीं पे, कि जब खेती का सीजन आए, जब क्रॉप्स का ग्रो करने का सीजन आए, ठीक है, तो उस समय हेल्प करे। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, मेडिसिन, मतलब मेडिकल्स की सुविधा कीजिए, हेल्थ ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल फॉर्म्स कीजिए। इसके बाद क्या है, मेडिकल्स, इसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज, उसी में आ गया फॉर द पीपल, देश के लोगों के लिए। ये क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू द ट्रेड प्रोटेक्शन, मतलब इंडस्ट्री को, भारत का इंडस्ट्री को ग्रोथ कीजिए, कैसे, ट्रेड को प्रोटेक्ट करके। कैसे भैया, ट्रेड को प्रोटेक्ट करके, मतलब भारत में यार हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, तो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑलरेडी आई टॉट यू इन अ फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के थ्रू सपोर्ट कीजिए, ट्रेड प्रोटेक्ट कीजिए, मतलब हमारे को उत्साह दीजिए, मतलब कि हमारे पर टैक्सेस जो आप लोग लगा रहे हैं वो कम कीजिए, ज्यादा फैलने दीजिए, क्योंकि आप तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेंगे, उससे प्रॉब्लम फेस क्या होगा। ठीक है, तो उनका कहना था कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ग्रोथ होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में। टोटल एवोलाइजेशन ऑफ सती सिस्टम, मतलब सती टैक्स, साल्ट टैक्स एंड द ड्यूटी ऑफ शुगर, मतलब आप पूरा खत्म करो टैक्सेस, किस पे, साल्ट पे, जो नमक पे टैक्स लग रहा था, और जो आप सभी चीनी पे जो ड्यूटी लग रहा था, ये पूरा खत्म करो। और नमक का ड्यूटी फिर कब खत्म हुआ, दांडी मार्च, कब, 1930 के अराउंड। बताओ, डिमांड यहां के है, खत्म वहां की, गांधी जी, समझ में आया, डिमांड कब की और फुलफिल कब हुआ, फुलफिल भी नहीं हुआ, फुल्ली फुलफिल, गांधी जी बोले हम मारेंगे तुमको, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये था आप सभी का इकोनॉमिकली रिफॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड। थोड़ा तबियत डाउन है, आवाज थोड़ा सा भारी आ रहा होगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर पे क्या डिमांड्स थे। डिमांड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑफ सर्विस थ्रू द सिमुलेशंस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड एंड इंडिया। डिमांड था इसका कि भाई जो सिविल सर्विस एग्जाम जो होता था, आईसीएस एग्जाम, इंपीरियल, आप सभी का सिविल सर्विस, वही बाद में क्या कर दिया, इंडियन कर दिया। ठीक है, पहले इंपीरियल था इसका मतलब। ठीक है, इस एग्जाम में क्या करो, जो इंग्लैंड और इंडिया दोनों में लेते हो, इसमें आप सभी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर का जो ऑफिसर्स है उनके लिए भी रिक्वायरमेंट करो, उनका डिमांड किया। इसके बाद क्या बोला, कंप्लीट सेपरेशन, सेपरेट कर दो, किसको, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को। पहले से डिमांड कर रहे थे यार, आज नया डिमांड थोड़ी है कि जो भाई साहब कानून को एक्सिक्यूट कर रहा है, जो लॉज बन रहे हैं लेजिस्लेटिव के थ्रू, और जो एक्सिक्यूटिव के थ्रू एक्सिक्यूट हो रहा है, और जुडिशरी के थ्रू जो जज हो रहा है या उसको रिचेक किया जा रहा है, ये दोनों को सेपरेट करो यार। बहुत सारा सेपरेट बॉडी अभी भी तो है, राष्ट्रपति एक अलग बॉडी है, राष्ट्रपति आता है इसमें, प्रेसिडेंट आ रहे इन द एक्सिक्यूटिव बॉडी, वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद जुडिशरी में आपका तीनों कोर्ट आ जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, आप सभी का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब आ जाता है आप सभी का इसमें। तो इनको सेपरेट करने का मांग किया गया। इसके बाद इंक्रीज इन द पावर ऑफ द लोकल, जो लोकल्स है उनमें आप सभी क्या करें, पावर दे, मतलब क्या पावर दे, मतलब जो भाई साहब जो म्युनिसिपल था, बड़ीज था, जो मतलब लोकल पॉलिटिकल
मतलब जैसे मुखिया हुआ, वार्ड हुआ, मतलब जो भी ग्रामीण क्षेत्र पे, लोकल एरियाज में जो भी पॉलिटिकली ऑथराइज है, वो क्या कीजिए, इंक्रीज कीजिए पावर। किसके लिए? आप सभी इंडियंस के लिए। और रिडक्शन द ऑफिशियल कंट्रोल ओवर देम, मतलब जो आपके भेजे हुए चमचे हैं अंग्रेज के, ठीक है, उनका पावर थोड़ा रिडक्शन कीजिए। उसको बहुत पावर आप दे रहे हैं, उठा के टांग के ले जा रहा है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ये इनका डिमांड था। इसके बाद क्या कहा? राइट बिल फॉर द आर्म्स एक्ट एंड द आप सभी का लाइसेंस एक्ट। जो एक्ट था आप सभी का आर्म्स एक्ट और जो लाइसेंस एक्ट था, खत्म कीजिए और कंटिन्यू कीजिए अब। ठीक है, इनके बाद क्या कहा? विदर इंप्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन द हायर ग्रेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो हाईएस्ट रैंक, मैंने कहा था आप सभी को फर्स्ट चैप्टर में कि हाईएस्ट रैंक जो मिलता था डिफेंस में वो सूबेदार का मिलता था। ठीक है, जो आपका मंगल पांडे थे, वही हाईएस्ट रैंक है, इतना ही भारत के लोग जा सकते थे। तो उसका डिमांड था कि जो अभी सर्विस के थ्रू जा रहे हैं इंडियंस, उसको हाईएस्ट पोस्ट तक जा सके भाई, कि वहां तक वो बैठकर भारत के डिमांड्स को रख सके, जजमेंट कर सके, ये था। इसके बाद क्या था? स्प्रीड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अमॉन्ग द मैसिव, मतलब पूरे देश में, मास मतलब एक इन ह्यूज के बीच में क्या आप सभी का प्राइमरी एजुकेशन को क्या करें आप? स्प्रीड कीजिए, फैलाइए, सबको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, ये बात उसके अंदर गड़ गया, मगर गड़ गया मिशनरी एजुकेशन, ये बात इंप्लीमेंट किया वो। ठीक है, आगे भी पता चलेगा। इसके बाद क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ द पॉलिसी सिस्टम टू मेक द हॉनेस्ट एंड एफिशिएंट एंड पॉपुलर। जो पॉलिसी सिस्टम जो बनाई गई है आपके द्वारा, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए। किस पे? कौन सा पॉलिसीज पे? जो भाई ईमानदारी से हम लोग कह रहे हो पॉलिसी गलत है, एफिशिएंसी और जो बहुत ज्यादा फेमस पॉलिसी है उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए। यह था आप सभी का एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके बाद चौथा, 4 उन लोगों का डिमांड था। ठीक है, 4 उनका डिमांड था। 4 डिमांड में हम चौथे डिमांड पे आ चुके हैं। क्या है? डिफेंस ऑफ ए सिविल राइट का डिमांड किया। इसमें क्या किया डिमांड्स इन लोगों ने? क्या कि रिमूव कीजिए रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो आपने लगाया है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन, इसको रिमूव कीजिए। हमें आजादी है बोलने का, हमें आजादी है छापने का, राइट टू स्पीच एंड राइट टू प्रेस। क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, हु अगेंस्ट, और क्या देगा? हुज डिमांड टू रिमूव द राइट टू स्पीच एंड राइट टू प्रेस। ऑप्शन देगा एसरेटिव, दूसरा ऑप्शन देगा अर्लियर नेशनलिज्म, तीसरा ऑप्शन देगा गांधी एरा, चौथा ऑप्शन देगा नॉन ऑफ दिस। इस तरह क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू बी रेडी। इसके बाद क्या है? एबोलिश करने की बात की आप सभी के प्रिवेनेंट डिटर्शन एक्ट को और रिस्टोरेशन ऑफ द इंडिविजुअल आप सभी की लिबर्टीज पर, इनको भी एवोल्यूशन की बातें की वो। ठीक है, इसके बाद क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ द राइट टू असेंबल एंड फॉर्म्स एसोसिएशन। जो आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है किस पे? राइट टू असेंबल, मतलब हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं और एक ग्रुप्स बना सकते हैं, जो हमारा आर्टिकल 19 कहता है भाई। ठीक है, राइट टू असेंबल एंड फॉर्म से एसोसिएशन। ये समझ में आ गया? हम लोगों ने क्या बात किया? टोटल बातें अभी तक तो हम लोगों ने किया, डिमांड की बातें किया। डिमांड एस रिसीव का क्या था? 4 डिमांड था। पहला डिमांड हम लोगों ने पढ़ा आप सभी का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, दूसरा पढ़ा इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, तीसरा पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड्स, चौथा पढ़ा डिफेंस ऑफ द सिविल राइट। 4 डिमांड पढ़े। फटाक से इस तरह आप बैठ के वीडियो को रोकिए, ऐसे 4 डायग्राम ऐसे फटाक से बनाइए। ठीक है, चारों का नाम फटाक से लिखिए, चारों क्या क्या है। ठीक है, चारों ऐसे ऐसे फटाफट लिखिए चारों क्या है। ठीक है, और चारों के विषय में एटलीस्ट 2 पॉइंट दिमाग में रखो भी, बस वीडियो देखते 2 पॉइंट याद होना चाहिए। जैसे बात आए भैया इकोनॉमी का, पॉलिटिकल का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, ठीक, जैसे दिमाग में मारे तुरंत बताना। ठीक है, चलो ये बहुत जरूरी है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में करना। अब बात आती है आप सभी का मेथड्स पे, कि भाई साहब उनका मेथड्स क्या था। मतलब मेथड्स मैंने बता दिया, मेथड्स क्या है, डिमांड्स क्या है, पूरा एग्जांपल रिलेट करके, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनका मेथड था आप सभी का कॉन्स्टिट्यूशनली मेथड था। कॉन्स्टिट्यूशनली मेथड क्या हुआ?
मतलब भैया हम पूरे नियम पे चलेंगे, हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम आपको जलिया वाला क्या बोलते हैं जी, ये चोरी चोरा इंसिडेंट जैसा पुलिस स्टेशन नहीं जलाएंगे, हम लोग रोड पे खड़े नहीं होंगे। साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए जिस तरह खड़े हुए थे रोड पे लाल आप सभी के, उस तरह नहीं खड़े होंगे, रोड पे दंगा फसाद नहीं करेंगे, आपके पॉलिसीज का विरोध नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, एक संवैधानिक तरीके से हम आपका विरोध करेंगे। कैसे, समझते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द अर्लियर नेशनलिस्ट एंड द एसरेटिव नेशनलिस्ट। तो इनका मेथड्स लिखेंगे, उनका मेथड्स, और दोनों का जब आप मेथड्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा अरे भैया दोनों का डिमांड ही अलग अलग चीज है यार, मतलब दोनों का करने का तरीका ही अलग है और डिमांड सेम रहता है। डिमांड जो अभी है ये डिमांड रहता है, पर ये डिमांड गांधी एरा में बदल जाता है। जैसे अभी हमारा डिमांड क्या था, स्वराज का, और जब 1929 की बातें जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जब उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, लाहौर सेशन, तो वहां पे वो कहते नहीं भैया हमको स्वराज ना चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस, अब तुम्हारी भी ऊपर नहीं चाहिए, तुम भी भागो, ठीक है। तो चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसका, इसका मतलब सिंपल है, फ्रेमवर्क जो मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। पहला क्या था, फर्स्ट सेट ऑफ मेथड। फर्स्ट सेट ऑफ मेथड क्या था कि देयर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज एजुकेट पीपल ऑफ इंडिया। इनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भारत के लोग हैं उसे एजुकेट करना है, बिल्कुल बढ़िया है। और ये पॉलिसी कब सोचा इसने, राउंड फिगर बिफोर, ये राउंड फिगर बोला जाए तो वही 85, 87, 89 के आसपास, ठीक है, ये उनका पूरा रहा, और ये इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। चीजें समझ में आ रही कुछ, कि भाई नथिंग आर द मॉडरेट, बस क्या थोड़ा स्पीड बढ़ गई है, जो गाड़ी 10 पे चलती थी वो गाड़ी अब 60 पे 100 पे चल रही है, जो 100 पे चलती थी 200 पे चल रही है। डिमांड्स आर द सेम, द बेस विल बी सेम, ठीक है। ये उनका था पहला। इसमें क्या है, दे हेल्ड मीटिंग, ये क्या करते थे, मीटिंग करते थे, ठीक है। उसमें क्या करते थे, वेयर स्पीच वेयर मैड, मतलब भाषण देते थे। इसके बाद क्या था, रिसोल्यूशंस द पॉपुलर डिमांड, जो बहुत ही फेमस डिमांड थे उन पे क्या करते थे वो लोग, उसको पास करते थे, रिसोल्यूशन पास करते थे, मतलब उस डिमांड को लेके जाना है। क्या किया, एक मीटिंग किया, मतलब एक जगह संबल हुआ, ठीक है, हेल्ड ए मीटिंग, भाषण दिया, पॉपुलर डिमांड जो था उसको पास किया, ठीक है। दे मेड द यूज ऑफ द प्रेस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी। यही चीज तो है भैया, भारत की मीडिया समझ नहीं रहे, प्रेस का जो इस्तेमाल किया जाता है क्रिटिसाइज करना, सरकार का जो नियम है उनकी कमियों को ढूंढना, पर यहां की मीडिया तारीफ करने से फुर्सत है, बस तारीफ करेंगे इस देश के मीडिया। उसे बोलो कि इस पॉलिसी का कुछ निगेटिव बताइए, निगेटिव कैसे बताएं, हमें ये उधर से ट्रांसफर हुआ है, बता देंगे तो फिर ये नहीं मिलेगा, तो फिर आप जानते हैं कि सब कुछ यही है। बोले हाँ हम तो बहुत अच्छे ढंग से जान पा रहे हैं, मगर फिर देश का, बोले देश हम क्या कर सकते हैं, देश भी इस पे चलता है और हम भी इस पे चलते हैं, फिर हम कर क्या सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, फिर आपको अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, ठीक है। तो इनका मेन पॉलिसीज, मेन रीजन ये था। इसके बाद क्या था, दे सेंड मेमोरेंडम्स एंड पिटिशंस टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये पिटिशन देते थे, मतलब भैया रिक्वेस्ट, एक मतलब वो चिट्ठा बनाकर पूरा, ये बताएंगे इसे कैसे देते थे, किसको देते थे, आप सभी का, टू द गवर्नमेंट ऑफिसर, जो सरकारी ऑफिसर थे उन्हें, वरना पार्लियामेंट के मेंबर्स को, जो अभी भी देते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो पहला क्या करेंगे आप, ऑफिसर्स को तो नहीं देंगे। हाँ, अगर पब्लिक का है समस्या तो आप उसके जुड़े हुए आप कर्मचारी या गवर्नमेंट ऑफिसर को दे सकते हैं। दूसरा, आपके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसे देंगे, ठीक है। जैसे मैंने भी रिसेंटली अपने एमएलए को दिया था, ठीक है, इंग्लिश में दिया था 2 पन्ना लिख के, उसका जो पिया तो देखा है, कहा लिख दिया है, कहा लिख दिया है, जो दिक्कत है वो लिख दिया है, पढ़ लोगे ना, हाँ हाँ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मगर कोई देता नहीं है, सबको मूर्खे समझे होगा, कुछ है भी, ठीक ठीक है। चलिए इनके बाद समझते हैं क्या है। इनके बाद सेकेंड सेट ऑफ मेथड। पहला सेट ऑफ मेथड में हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकेंड सेट ऑफ मेथड में क्या करते हैं, दे मेक द यूज ऑफ 3 P's।
थ्री पीस का इस्तेमाल किया, जो मैंने शुरू से बताते आ रहा हूं, शुरू से बोलते आ रहा हूं, बताया नहीं। पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। मतलब पहले क्या करेंगे, पिटीशन करेंगे, आपको चिट्ठी देंगे, चिट्ठी न कोई संदेश कौन सा देश, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे भैया, प्रेयर्स करेंगे, ओ माय गॉड, हे भगवान दे वरदान, करते रहो तेरा गुणगान, हम सब बालक तेरे नदान, पढ़ लिख कर बने महान। इसके बाद क्या करेंगे, प्रोटेस्ट, सुधर जाओ वरना मारे जाओगे। बस ये तीनों फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया। कैसे किया इस्तेमाल वो देखते हैं। दे सेंड पिटीशन, रिक्वेस्ट एंड अ लेटर टू द प्रोटेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू टुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस। उसने सेंड किया रिक्वेस्ट, पिटीशन एंड लेटर्स, प्रोटेस्ट के विषय में ब्रिटिश किसको, गवर्नमेंट को, कि जो प्रॉब्लम्स है भारत का उसके विषय में। फिर क्या किए, दे वीकली जर्नलिस्ट इंडियाज वेर बी द प्रेजेंट द इंडियाज केस बिफोर द ब्रिटिश पब्लिक। हफ्ते का भैया मैगजीन निकलता है, तो मैगजीन के थ्रू क्या करते थे, पूरा छापते थे, क्योंकि वहां लिखा मैंने फर्स्ट पेज में। इसके बाद क्या थे, डिपुटेशंस ऑफ इंडियन लीडर्स वेर सेंट टू ब्रिटेन। मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो मेन लीडर थे, वो क्या कर रहे थे, उस लीडर्स क्या करते थे, ब्रिटिश भेजा जाता था कि वहां के पार्लियामेंट में जाओ, वहां पे बातें करो। तब ना मैंने बताया कि दादा भाई नौरोजी आप सभी के वहां के बन गए थे, ठीक है, ऐसे थे। ये आप सभी के रह गए मेथड्स। समझ में आ गया हम लोगों ने क्या बातें की। पहला बातें हम लोगों ने की आप सभी का लेकर, आप सभी का डिमांड, कि इनका आप सभी का डिमांड क्या था, ठीक है। दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा आप सभी का मेथड्स को लेकर, कि इनका मेथड्स क्या था, ठीक है। मेथड्स को लेकर दो चीज कंप्लीट कर लिया। तीसरा टॉपिक क्या था हमारा, हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन लीडर्स के विषय में, तीन लीडर्स के विषय में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनका हम लोग दो दो कंट्रीब्यूशन पढ़ने वाला है। आपके सिलेबस में लिखा है दो ही कंट्रीब्यूशन। तो हमारा ये दो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, पहला डिमांड्स, दूसरा आप सभी का मेथड। अब ये वाला पोर्शन बचा है, तो चलिए अब इसे हम लोग यहां तक आप सभी का अभी तक कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने मेथड्स की बात कर ली है, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव की बातें कर ली है, कि भाई कैसे वो लोग फाइट करते थे, कैसे मेथड था, और उनका इमर्ज होने का ऑब्जेक्टिव क्या था। अब हम लोग बात करेंगे जो आप सभी का ये जो दो कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको तीन तीन पढ़ाऊंगा, एक आप अपने मन से स्किप कर लेना, मगर एमसीक्यूज है तो आपको जानना सब जरूरी है। ये तीन लीडर के विषय में बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी, सुंदरनाथ बनर्जी, और आप सभी का गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए एक एक करके फटाफट डील करते हैं आप सभी का। तो आते हैं आप सभी का, और इमेज पे भी ध्यान देना, क्योंकि आपके एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी है जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। चलिए फटाक से समझते हैं। दादा भाई नौरोजी यार, मतलब कह जाए यार, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था यार, इतना फेनेटिक आदमी था ना यार, कोई बात करता है। तो ये जो बातें ये बता रहा हूं, ये आपके सिलेबस से कोई रिलेवेंट नहीं है, तो बात का एक बात, क्योंकि बात सीधे पूछ रहे हैं कंट्रीब्यूशन का। बेसिक्स के लिए जान लो कि भाई उनका, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ये जो है हमारे महाशय से आप सभी का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आप सभी याद रखना। और इसका 1825 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, ठीक है। और इनके द्वारा फाउंड किया गया था बॉम्बे सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा बॉम्बे सोसाइटी का फॉर्म किया था, सॉरी बॉम्बे एसोसिएशन का फॉर्म किया गया था, ठीक है। इनके बाद क्या है, ये न्यूज़पेपर इनका आप सभी याद रखना, रहस्य गोस्तार, जिसमें लिखा, इसका मतलब होता है ट्रुथ, आपके विषय में स्पीकर ऑफ ट्रुथ, ठीक है, सच की बात करने वाले लोग। और इसने स्टार्ट किया था, एक मैगजीन स्टार्ट किया था आप सभी का, धर्म मार्ग दर्शक, धर्म मार्ग दर्शक। ये पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक का तो कोई मतलब नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर ये पॉइंट जो नीचे आप सभी को मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई में लगा लेना, ठीक है। और आप सभी के एग्जाम में 2 या 3 लीडर्स के विषय में एग्जामिनर आप सभी से पूछेगा, किसी के भी विषय में पूछ सकता है, ये तीनों के विषय में पूछ सकता है, वरना जो भी इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे लाल बाल पाल, उससे पूछ सकता है, वरना दो हम लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप सभी के, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले। ये 8 व्यक्ति हैं जिसके विषय में आपको एग्जाम में 2 या 3 व्यक्ति के विषय में 100% पूछेगा, और पूरे पेपर में 5 व्यक्ति के विषय में आपको पूछेगा,
ठीक है, तो जहां पता है भैया कि 8 में 5 हमारा क्वेश्चन आने वाला है, तो बढ़िया से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए बात करें अब इनकी कंट्रीब्यूशन की, बात करें दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तुम देखना जितने भी व्यक्ति के विषय हम लोग बात करेंगे, सारे पढ़े लिखे होंगे, एलाइट क्लास के होंगे, और सारे यार मतलब एक लेवल, मतलब सब एजुकेटेड पर्सन। तो पहला इनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया अनऑफिशियल अम्बासडर। इसी तरह आप एग्जाम में लिखेंगे, जैसे पूछ लिया कि दादा भाई नौरोजी का कंट्रीब्यूशन लिखो। ठीक है, आप पहला हेडिंग लिखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वही लिखना, दादा भाई नौरोजी नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख देना। और ही वेर द मैथमेटिक्स प्रोफेसर, ठीक है, इन इंडियन कॉलेज, लिख देना, बात खत्म। इसके बाद पहले ये चीज लिखना, दो रोल पूछेगा, दो बताना, इंडियन अनऑफिशियल अम्बासडर, दूसरा लिखना रोल इन द कांग्रेस। क्योंकि देखो आपके एग्जामिनेशन में जो हिस्ट्री को लेकर बात है, या ज्योग्राफी की बात है, पॉलिटी की बात है, मेन चीज है आंसर राइटिंग। आपको आंसर लिखना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आंसर राइटिंग पे हमारे 6 वीडियोस आएंगे टोटल। ठीक है, 6 वीडियोस में हम पूरे आंसर राइटिंग का पूरा तरीका बताएंगे, और मैं आंसर लिख के भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो आपको नहीं भी पता है उसको भी कैसे बनाना है, सब चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए दादा भाई नौरोजी का जो पहला कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया अनऑफिशियल अम्बासडर। इसका मतलब क्या हो, अम्बासडर मतलब राजदूत, भारत के अनऑफिशियल राजपूत पे, मतलब राजपूत नहीं यार, मतलब राजदूत, अनऑफिशियल एम्बासडर। ठीक है, जिसको अभी यूपीएससी में एक सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, उसी के थ्रू भेजा जाता है कहीं भी। ठीक है, तो ये अनऑफिशियली गए थे, भेजा नहीं गया था किसी के द्वारा, खुद ही गए हुए थे। ठीक है, कब गए थे, 1865 में इसने फाउंड किया लंदन इंडिया सोसाइटी। एग्जाम में पूछेगा कि लंदन इंडिया सोसाइटी किसने फाउंड किया, दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था आप सभी का, 1865 में आप सभी का किया था। किसके मदद से किया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के विषय में मदद से। ठीक है, क्यों किया गया था, पब्लिसाइज द ग्रीनेंस ऑफ इंडियंस। जो भारत के लोगों का प्रॉब्लम्स था, जो उनका दुख था, उनका जो प्रॉब्लम्स थे, उन पे बात करने के लिए, उनको पब्लिकली लंदन सोसाइटी को बताने के लिए कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है भारत में। ठीक है, और ये पहले इंडियन बने जो भाई साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने। मैं पहले ही कहा था आप सभी को, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये आप सभी के मेंबर्स बने थे। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले आप सभी से एमसीक्यूज में कि भाई साहब पहले आप सभी के इंडियंस कौन से, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बने हैं। ठीक है, इंग्लैंड में, तो आप सभी दादा भाई नौरोजी लिखना। इसलिए दादा भाई नौरोजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, ये रहा इसका अनऑफिशियल अम्बासडर, जो इसका लंदन में काम रहा, इंग्लैंड में काम किया। 2 पॉइंट है, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना समराइज नोट्स में दे रहा हूं मेरे भाई, प्लीज इसको आप प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद क्या है, रोल इन द कांग्रेस। कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी का क्या रोल था, पहला चीज क्या था, ये आप सभी का एक एक्टिव पार्ट ऑफ द फाउंडेशन था। जब कांग्रेस फाउंडेशन हुआ था उसका ये एक्टिव पार्ट थे, और ये प्रेसिडेंट कांग्रेस के 3 बार रह चुके हैं। ठीक है, एक बार 1886 में, 1893 में, एक 1906 में। ठीक है, ये हो गया सेकंड टाइम में आप सभी के रहे थे, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था। ठीक है, और ये 2 टाइम याद रखना, 1896, दूसरा 1906 याद रखना। ठीक है, इनके बाद क्या था, इनका जो रिसोल्यूशन था, मतलब इनका जो मुद्दा था वो था सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन वेयर विद पास बाय द कांग्रेस अंडर दिस प्रेसिडेंटशिप। मतलब ये जब रहे, ये 3 साल जब ये प्रेसिडेंट रहे, इनके प्रेसिडेंटशिप के अंदर ये कुछ चीजों पे काम हुआ, सेल्फ गवर्नमेंट पे काम हुआ। ठीक है, गवर्नेंस पे। इसके बाद क्या था, आपका बॉयकॉट किया गया फॉरेन गुड्स को, और स्वदेशी मतलब अपने देश के प्रोडक्ट को अपनाया गया, वी अडॉप्ट द प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, आप सभी के नेशनल एजुकेशन को, मतलब एजुकेशन को उत्साह दिया। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पे इसने काम किया। ठीक है, ये इनके 2 कंट्रीब्यूशन रहे हैं। तो एक और हम और पढ़ा देंगे आप सभी को, एक एक्स्ट्रा। ठीक है, कि आपको अगर दूसरा समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा होता है ना कि आपको 3 में कोई अच्छा लगे वो आप लिख देना, या 3 याद किए कोई भूल गए, उसमें पॉइंट्स नहीं बन रहे, तो तीनों याद रखना। ठीक है, द क्रेडिट्स फॉर द डिमांडिंग स्वराज फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906। स्वराज की पहली बार जो मांग की गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी पहली बार 1906 में। और स्वराज के विषय में अभी और पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, अभी इसके विषय में आप लोग और पढ़ेंगे कि स्वराज का डिमांड के विषय में, और ये डिमांड पूरा खेल कर देगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या, एक्सपोज द इकोनॉमिक इलनेस ऑफ इंडिया। जो भारत की इकोनॉमिक का प्रॉब्लम था, इलनेस मतलब मरल था, बीमार था, मरियल था, इनके विषय में हम लोग अभी बातचीत करते हैं। क्या क्या, पहला चीज क्या था, दादा भाई नौरोजी का जो व्यू था इंडियन इकोनॉमी पे, एंड हिज वर्क आर द पॉवर्टी एंड
ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है भाई, किताब का नाम है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिक्स के भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत ज्यादा। इसने अनऑफिशियली सर्वे किया था, पहली बार जो अनऑफिशियली सर्वे हुआ था सेंसस। ठीक है, मतलब कि जैसे हम लोग अभी सेंसस पढ़ रहे हैं ना, 2011 का सेंसस पढ़ रहा है। ठीक है, 2011 का। नेक्स्ट टाइम मोदी जी बोले हैं शायद 2027 में करेंगे, कुछ ऐसा बताया है। ठीक है, अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा। ये हमारे पास यहीं तक का डाटा है, हर 10 साल में सर्वे होते थे। तो पहली बार अनऑफिशियली दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा जो व्यू थे इंडियन इकोनॉमी पे, उनके द्वारा 2 बुक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, किताब का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। और इसने एक थ्योरी भी दिया था, इसका फेमस थ्योरी है ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी क्या होता है हम थोड़ा बता देंगे आप सभी को। एक्सप्लेन द हाउ द वेल्थ ऑफ इंडिया बिगिंग द ड्रेन्स टू द इंग्लैंड थ्रू द वेरियस वे। मतलब कि जो भारत का पैसा था, भारत का जो पैसा अर्न कर रहे थे, कैसे, जब भाई बिजनेस चला, जब फॉरेन गुड्स भारत में बिके, जैसे मैं पिछले चैप्टर से बता कर आ रहा हूं कि भारत एक रॉ मटेरियल का क्या बन गया था, स्रोत बन गया था। देयर आर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। यहां से एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल और इंपोर्ट होता था आप सभी का फिनिश गुड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है, देखो एक्सपोर्ट, ठीक है, किसी को नहीं पता समझ लो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, वरना आपको शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, फिर आपको समझ में नहीं आया तो फिर बेकार है ना। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बाहर जाना। एक्सपोर्ट, जैसे आपकी भी जिंदगी में आपकी एक्स होगी, ठीक है, तो एक्स थी मतलब थी, तो एक्सपोर्ट कर दिया। अब वो किसी और की बन गई होगी प्रेजेंट, तो क्या हुआ, आपसे कहीं और ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो मतलब एक्सपोर्ट हो गई, आपकी जो एक्स थी वो पोर्ट हो गई, मतलब किसी और के पास चल गई। ठीक है, समझ में आ गया, कोई भी चीज बाहर जा रहा है। और इंपोर्ट मतलब क्या है, जो आपके पास नई वाली आई या उसके पास जो गई, तो वो क्या बोलेगा, इंपोर्ट। समझ में आया, तुमसे जो गई तुमरी वाली, ठीक है, उसे बोलेंगे एक्सपोर्ट। और जो वो प्राप्त किया तुमरी वाली को, उसे बोलते हैं इंपोर्ट। बोलो वाह गुरुजी, समझ में आ गया। ठीक है, दोनों टर्म समझ में आ गए, कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे दिमाग में आएगा अपनी एक्स को याद कर लेना, जो तुम्हारे में आया है वो भी किसी का एक्स था, तो तुम्हारे में जो इंपोर्ट हुआ है वो भी याद रखना। ठीक है, याद हो गया। तो क्या था कि एक्सपोर्ट, जो भारत से एक्सपोर्ट होता था वो होता था आप सभी का रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। और इंपोर्ट जो होता था, इंपोर्ट जो होता था वो होता था फिनिश गुड, आप सभी का फिनिश्ड गुड, फिनिश गुड्स आप सभी का इंपोर्ट होता था। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग दादा भाई नौरोजी को पढ़ चुके हैं। दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा रोल रहा है कांग्रेस के फाउंडेशंस में, और जो भी डिमांड्स रहे आगे। ठीक है, और देखना इस सबके विरोध भी करते हैं अभी आगे। ठीक है, इनके बाद देखते हैं। इनके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहा नहीं जाता है। महात्मा गांधी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि गोखले मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं, इस पर किताब भी लिखा है। ठीक है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, ये है गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जीके जी। ठीक है, जीके जी हैं, और शकल याद रखिएगा, फेस याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे आप सभी के, ये महाराष्ट्र में जन्म लिए हुए थे 1886 में, और ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। ठीक है, इसके बाद इसने ज्वाइन किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कौन सा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इनके द्वारा फॉर्म्ड किया गया था, ये ज्वाइन किया गया था। ठीक है, फाउंडेड बाय द, अच्छा फाउंडेड किया गया था जस्टिस रंडेस के द्वारा। ठीक है, फॉर्म्ड इसके द्वारा किया गया था, ये इस पे ज्वाइन हुए थे। ठीक है, और इसको अवार्ड किया गया था, टाइटल इसको दिया गया था सीआईसी। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं सीआईसी क्या है। ठीक है, तो सीआईसी कंपेंशन ऑफ इंडियन एम्पायर, कंपेंशन ऑफ इंडियन एम्पायर का टाइटल किसे दिया गया था, आप सभी का गोपाल कृष्ण गोखले का। ठीक है माय डियर। ठीक है, गोखले बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो गोखले था बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, फेमस एंड भाई साहब नाम ही नाम थे बंदे के। ठीक है, ही प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट रहे थे कांग्रेस में वो 1905 में रहे थे। ठीक है, वाराणसी के जो सेशन था, ठीक है, बस पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला पहले वाला। ठीक है, क्योंकि 1906 में 1906 में थे आपके दादा भाई नौरोजी लास्ट टाइम, और उससे एक साल पहले थे गोपाल कृष्ण गोखले आप सभी का। ठीक है, चलिए कौन सा सेशन था, बनारस सेशन था। याद रहेगा गोपाल कृष्ण किस सेशन में प्रेसिडेंट थे, वो थे बनारस सेशन पे। ठीक है, चलिए अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो पहला कंट्रीब्यूशन आता है पर्ज्ड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्मर्स। इसमें क्या किया, इसने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को जो देश में प्रॉब्लम चल रहे थे। कैसे क्या, ये जो बातें बता रहा हूं ऑलरेडी मैं बता चुका हूं दोस्त। देखो क्या क्या है,
अगर आप पिछला चैप्टर नहीं देखो, सारा चैप्टर मैं कह रहा हूं, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई जाएगी और मेरे द्वारा इंटरेस्टिंग करके पढ़ाई जाएगी। अगर कोई डाउट्स होगा कमेंट करना, मेरा हल करने का पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है, क्योंकि जितना एफर्ट हो सकता है मैं डाल पा रहा हूँ, समय की थोड़ी कमी रहती है, बाकी आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट, ठीक है। तो पहला चीज क्या किया कि जो आप ज्यादा इंडियन मतलब जो ब्रिटिश आर्मी पे जो पैसा जो खर्च कर रहे हैं ना जी, इसको आप कंक्यूर कीजिए, कम कीजिए भाई, क्या खर्च करते जा रहे हो भाई आर्मी पे यार, ठीक है। दूसरा चीज जो आपका पॉलिसीज बना रहे हैं ना, पॉलिसीज रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, जो आपका भेदभाव कर रहे हैं कलर के बेस पे, जाति के बेस पे, ठीक है, तो ये सब चीज किसके लिए, हाई पोस्ट के लिए, हाई पोस्ट के लिए, हाई पोस्ट पे नहीं जाएगा इस जाति के लोग या इस कलर के लोग, इंडियंस नहीं जाएंगे, ये जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप, इस सबको बंद कीजिए, ठीक है, वरना बहुत मार मारेंगे। इसके बाद क्या करते हैं भाई साहब, ये इंपोर्टिंग टैक्स, जो आप टैक्स लगा रहे हैं कॉटन पे, इसका खिलाफ थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स अंडर लेजिस्लेटिव, हाँ, इनका फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आप सभी का जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव, इनको सेपरेट करने का मांग हो रहा था, ठीक है, वो इनका डिमांड था बहुत स्ट्रांगली। दूसरा क्या था, रिफॉर्म्स ऑन द लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रिफॉर्म्स करने की बात कर रहा था। दो चीज बात किया, पहला क्या बात किया आप सभी का, जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव क्या है सब कुछ पता है आप सभी को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोला, आप इसको क्या कीजिए, रिफॉर्म कीजिए, ठीक है मेरे मित्र। चलिए, he played an important role in the presence in the passage of मिंटो मार्लो रिफॉर्म्स। मिंटो मार्लो रिफॉर्म्स जो पैसेज थे, इनमें इसका बहुत ही बड़ा भूमिका रहा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, ठीक है। he also served as a member of the इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको अभी यूपीएससी कहते हैं, उनके ये मेंबर भी रहे हुए थे, ठीक है, क्योंकि मेंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है, ये मेंबर आप सभी के रहे हुए थे, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है। इसमें आप 2 पॉइंट्स भी लिखोगे एग्जाम में चल जाएगा, ठीक है, कोशिश करना 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है। दूसरा क्या है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एक सोसाइटी बनाई गई, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये दादा भाई मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस बनाया गया 1905 में, जब ये प्रेसिडेंट थे उसी से बनाया। इनका मेन गोल क्या था कि ट्रेन करना, किसे ट्रेन करना, हाँ जी, ट्रेन शब्द कहीं इस्तेमाल किया कि नहीं किया, हाँ, मेन एप्लीकेशन सोसाइटी तो हाँ की यार, ट्रेन करना किसको, नेशनल लीडर को, जो डेडिकेटेड है अपने प्रति देश को लेकर, ठीक है, जो भी देश को लेकर अपने प्रति डेडिकेटेड है कि आपको लीडर ही बनना है, आप मूवमेंट को लीड करना है, आपको बोलना आता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इमरजेंस ऑफ लीडर, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, इसके लिए सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई गई, ठीक है। इनके बाद क्या था, रोल एज द मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका रोल क्या रहा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ही रिक्वेस्टेड किया कि रिडक्शन कीजिए साल्ट टैक्स, जो नमक पर टैक्स लगा है उसको रिडक्शन कीजिए, और गांधी जी ने क्या किया, डांडी मार्च के द्वारा नमक का नियम ही तोड़ दिया, कानून का पहला तोड़े थे गांधी जी ने, ठीक है। एंड आप जो एक्साइज टैक्स जो कॉटन पे लगाते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, अमेंडेड कीजिए, मतलब खत्म कीजिए। यहां रिक्वेस्ट किया रिडक्शन का, नमक टैक्स घटाइए, कॉटन का टैक्स खत्म कीजिए, अरे खत्म कीजिए, हमारा पेने का खत्म हो जा रहा है, ठीक है, कॉटन टैक्स आप सभी क्या कीजिए, खत्म कीजिए। हिज relentless effort for the reductions on the toll tax, ये टोल टैक्स पे भी बहुत सारा एफर्ट लगा है, इनको भी खत्म करने का, रिड्यूस करने का, और ये ट्राई किए एक बिल पास करने का कि भाई साहब जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी होना चाहिए, जो बहुत बाद में भारत संविधान में हुआ कि भाई साहब आप 14 साल के बच्चे तक को कंपलसरी एजुकेशन सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, ठीक है। ये भाई साहब गोखले साहब वही उसी समय सोच लिए थे, और आज के दोस्त कह रहे हैं मॉडर्न जमाने के हैं। अरे भैया हिस्ट्री पढ़ के देख लो, तुम जितना कुछ करते हो ना, जितना तुम जानते हो, ठीक है, जितना भी चीज बोलोगे सर वाईफाई, ये फेसबुक इंस्टाग्राम, अब इसको छोड़ो और बताओ, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उस समय सोचो क्या था, 1000 साल पहले सोचो, ठीक है, ये सारी चीजें थी मेरे मित्र। आपको हिस्ट्री क्या करता है ना कि आपको वो सारी चीजें बताती है कि आपको इस सोसाइटी में, इस देश में कैसे रहना है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था, और जो आप अभी जिस प्रेजेंट कंडीशन पे हो कैसे पहुंचे हो, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसका डिमांड था कि चेंज कीजिए आप सभी से फेडरल पॉलिसी को, आप लोग चेंज कीजिए, एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए, इस पॉलिसी को आप चेंज कीजिए, और जो एजुकेशन मिडिल क्लास है वो होना चाहिए। एक फॉरनर भारत आए हुए थे अराउंड मेडिवल इंडिया में पढ़ते हैं, ये मेडिवल हिस्ट्री में,
ठीक है, एक फॉरेन ट्रेवलर आए थे, वो किताब में क्या लिखते हैं कि भारत में मिडिल क्लास ही नहीं थे, देयर इज नो मिडिल क्लास। एक सेकंड माय डियर, ठीक है। इनके बाद क्या है, एम्पथाइज अपॉन द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू। जो लैंड पे आप रेवेन्यू ले रहे हैं, ठीक है, लैंड टैक्स जो ले रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग कम कीजिए, ठीक है। इनके इन पे भी काम किया। जब ये क्या था, मेंबर था किसका, इंपेरल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जब ये मेंबर था, उस समय इन सारी चीजों पे ये काम किए थे। इनके बाद ही क्रेडिट ऑफ परस्यूइंग गांधी टू रिटर्न इन इंडिया, ये क्रेडिट लेते भी हैं, ठीक है, कि गांधी भैया हमने बुलाया है और ज्वाइन किया वो इंडियन पब्लिक लाइफ टू द गोज टू द गोखले, और गांधी जी एक्सेप्ट भी करते हैं कि गोखले एज हिज पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। क्योंकि गांधी 15 में आते हैं भारत में, 16 तक शांत रहते हैं और 17 में चंपारण स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट लीडर के विषय में आप सभी का, सुंदरनाथ बनर्जी के विषय में, ठीक है, सुंदरनाथ बनर्जी के विषय में। सुंदरनाथ बनर्जी तो थे आप सभी के बंगाल के थे, बंगाल में इसका जन्म हुआ था 1848 में आप सभी का हुआ था। ये फर्स्ट इंडियन क्वालिफाइड द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको अभी यूपीएससी एग्जामिनेशन कहते हैं, इसको क्वालिफाइड करने वाले ये पहले भारतीय थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये जो काम किए हुए आप सभी का मजिस्ट्रेट, मतलब जिसको आजकल हम बोलते हैं ना, बबुआ डीएम बनियो या सीएम बनियो या पीएम बनियो, ठीक है, तो वही डीएम की बात कर रहा है कलेक्टर बाबू, ठीक है, तो अभी बहुत करेज है देश में, ठीक है। तो असम में इसका पोस्टिंग हुआ था, बट ही हैज सून डिसमिस बिकॉज ही अपोज द पॉलिसीज ऑफ द रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन फॉलोड बाय द ब्रिटिश। ये छोड़ दिया नौकरी, बोला बे तुम्हारी जो पॉलिसीज है ना रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, इसका हम विरोध कर रहे हैं, ये चीज सही नहीं, हटाओ, ठीक है, इसको आप सभी हटाओ, ये उनका डिमांड था, ठीक है। इनके बाद हम आगे देखते हैं सुंदरनाथ बनर्जी का पहली कंट्रीब्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे मित्र। चलिए पहला कंट्रीब्यूशन फटाक से देखते हैं। पहला कंट्रीब्यूशन इंडियन एसोसिएशन बनाया गया, फाइट अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, जो स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश का जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी था उनके विरोध में आप सभी का इसने एक पार्टी बनाई इंडियन एसोसिएशन के नाम से, ठीक है। ही फॉर्म इंडियन एसोसिएशन इन 1876, याद रखना 1876। एक वीडियो लेकर आऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे उसमें, ठीक है। इसने क्रिएट किया ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर टू क्रिएट द ऑल इंडिया। सुंदरनाथ कन्वर्टेड द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883 एट कोलकाता में 1883 में इसने कन्वर्ट कर दिया उनका नाम ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, उन लोगों ने नाम रख दिया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। फिर बाद में क्या हुआ, सुंदरनाथ बनर्जी ने इस पार्टी को इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मर्ज कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। सुंदरनाथ बनर्जी की जो पार्टी थी आप सभी का, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मर्ज कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। व्हाई दे मर्ज, द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, just like think why he is also reformers, he is also reformers. The reasons what actually Sundarnath Banerjee told कि the ideologies of the Congress and Indian National Conference were the same. That's why we merge in a same platform, because when we will merge, when we are in a unite at a time, we have a more power to enhance ourselves. But according to me and my understanding, it's not actual reasons. I think the British government purged or such kind of things, I think. Okay, it's my view. The view of every person is a different. ठीक है, last things is the political ideas, और चैप्टर खत्म हो रहा है। पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे आप सभी के, बनर्जी edited the newspaper Bengali and which served the powerful medium of the mobilizing the public opinion, मतलब जनते की बातें को बताने का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म था, जो अच्छा मीडियम था, वो था आप सभी का न्यूज़पेपर, जो सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा ये बंगाली नाम का पेपर निकाला जाता था। इसका बुक्स है नेशन इज अ मेकिंग, मतलब देश बन रहा है, नेशन इज अ मेकिंग, एंड गिव्स एन अकाउंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कंसल्ट एंड द व्यूज अबाउट द सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का व्यूज बताते हैं, और जो पॉलिटिकल उस समय स्थिति थी भारत की, उसके विषय में बात करते हैं इस बुक में, नेशन इज अ मेकिंग। इसके बाद क्या, ये बहुत ज्यादा फेमस है फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को लेकर,
द फेमस एज अ फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसी के साथ आपके पूरे टॉपिक्स खत्म होते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया मेरे मित्र। We finally complete your whole syllabus, the methods, objective and the contributions। तीनों चीज थे, तीनों चीजों को मैंने बहुत अच्छे ढंग से आप सभी का कंप्लीट कर दिया। If you having any doubts, you can comment. I'm try to give you reply of the each comment and whatever your doubts, I will try to solve it. Okay, my dear friends, ठीक है। और एग्जाम करीब आ गया है तो यार डोंट टेक स्ट्रेस, ठीक है। एग्जाम्स हैं, स्ट्रेस होंगे, सबको होते हैं। हमने भी जब एग्जाम दिया था 4 साल 5 साल हो गए हमें, ठीक है, तो हमें भी स्ट्रेस हुआ था। अभी जो सिविल सर्विस का मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, तो हमें भी स्ट्रेस होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट टेक मोर स्ट्रेस यार, ठीक है यार, आ गया, कोई भी चीज होता है तो एक समय के लिए, बस ये सोच लो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एक समय के लिए है, ठीक है। एक समय के बाद वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। कोई भी चीज है सब एक टाइम के लिए, बस ऑल द थिंग्स व्हाटएवर कम इन योर लाइफ टेम्पोररी ओनली, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है मेरे मित्र। चलिए इनके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।